अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते। देखते क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से। कि ना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फर्क हुआ है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने कहा 9 मई की जो असल हकीकत है जरा सुन लें आप। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्लाह, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्लाह डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्लाह के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाके बरामद की गई, लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था, लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्लाह है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया, और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। ये है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए हैं ना, आप फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता या उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे, हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली, नेशनली, हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस पर आवाज उठाने को तैयारी नहीं। और भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पे बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर कैसे बनवाना है। पता नहीं किधर से उनको ऑर्डर आ गया कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर बनाना है, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। लीडर जेल में सड़ रहा है, उसकी बुरी हालत कर दी है, उसकी बहन बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को लगातार विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वायरल हो रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर मुझसे सलूक किया जा रहा है, जहां मुझे रखा हुआ है जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, और लगातार कर रहे हैं। और ये करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब बात। एक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस पे बोलना चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात। जितनी बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली थी वो सुरखरू हो गया था इस मामले में, लेकिन बोले नहीं इस पे। अब दूसरी तरफ जनाब जो लोग इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, वो क्या समझते हैं कि इससे वो इमरान खान को गिरा लेंगे या कमजोर कर लेंगे। वो इमरान खान कहता है मैं नहीं झुकता, और ये बार बार कहा जब तक मेरे में खून बाकी है या आखिरी कतरा भी है मैं इनसे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं झुकूंगा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। जेल से रोजाना ये स्टेटमेंट देता है। एस्टेब्लिशमेंट के निसाब में ये जुल्म, जबर, फस्तायत सारा कुछ था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऐसा आदमी भी आके टक्कर दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को वाकई पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले। ऐसा लीडर उन्हें नहीं मिलेगा, ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। जो उसने करके रख दिया वो तो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस लीडर को कुछ हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें याद रखेंगी जो उनके साथ इस मुल्क में होगा। लोग कहते हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यानी लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक प्लान बन गया है और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है, अब वो 3 साल के बजाय 5 साल गुजारेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी एक एक्सटेंशन का और भी प्लान है, हो सकता है वो 10 साल गुजारें। मैं कहता हूं 20 साल आसिम मुनीर साहब गुजार लें,
और ये जो जबरदस्ती जाली हुकूमत बनाई हुई है इसको भी 20 साल गुजार लें, ये सारे मिलकर फिर भी इमरान खान साहब के टखनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारे कुर्सियों में बैठे हुए बोने बन के इमरान खान के सामने रहेंगे। उसकी वजह यह है उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और ये आज तक बेनजीर भुट्टो की, फातिमा जिन्ना की और जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र से डरते रहे हैं। ये उसका मुकाबला नहीं कर सके तो इनका मुकाबला तो अब इमरान खान के साथ है। तो बड़ा दलेर आदमी है जो सामने आकर खड़ा हो गया और कौम उसके साथ बड़े भरपूर अंदाज में खड़ी हो गई है। ऐसा हमने इससे पहले देखा नहीं था। इमरान खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी है और एक इस्तकामत भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त कोई बर्बाद कर सकता है तो वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा कर लें तो कर लें, वरना ये सारे रल के भी जोर लगा लें और 20 साल जोर लगा लें, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ना ये इमरान खान को तारीख में से मिटा सकते हैं, ना ये इमरान खान को बदनाम कर सकते हैं, ना उसका चेहरा मसक कर सकते हैं, क्योंकि 3 नस्लें उसे जानती हैं और आने वाली नस्ल उसे पहचानती है। लोगों को पता है कि ये कौन आदमी है जो जेल के अंदर है। आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाए ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, प्रेप के, 1, 2, 3 के, वहां ऊंची आवाज में आप पूछे ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो आपको वहीं खड़े खड़े बता देंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा था कि वो इनकी नसों में दौड़ता है खून बन के, और मामला ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं है, ये उसका मुकाबला कर नहीं सकते, उसके करिश्मा का सामना ही नहीं कर सकते। जिस दिन वो बाहर आएगा ये मुल्क उसका होगा। बेशुमार डिक्टेटर आए थे, गए, और भी आए और चले जाएं, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने रेजिलियंस शो की है। पाकिस्तान का कोई एक डिक्टेटर ऐसी सजा नहीं काट सकता जैसी सजा इमरान खान ने काटी है। इससे आधी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसी तकलीफ इमरान खान ने बर्दाश्त की है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे उसी तरह इज्जत भी दी है। जो जितना रेजिलियंट है, जितना जिसका अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला उसे उतनी इज्जत और ताकत देता चला जा रहा है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ बहुत सख्त ज्यादती हो रही है, बहुत सख्त, और लगातार हो रही है। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था और अस्पताल के अंदर इसलिए दाखिल करवाया गया, उनका सांस रुक रहा था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, मल्टीपल इश्यूज थे उनके, और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत तकलीफ में है। कई दफा रात के वक्त उनका सांस रुक जाता है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हमारी बिजली बंद कर दी जाती है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा इमरजेंसी में, लेकिन फिर उन्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज भी करवा दिया गया अस्पताल से। ये हबस वाले महीने हैं और एक खातून को बड़ी सख्त अजियत और तकलीफ दी जा रही है जिनकी उम्र 70 साल से जायद है। हम बार बार खबरदार कर रहे हैं, पाकिस्तानी बार बार खबरदार कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बार बार कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है। जो उमर चीमा के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है। महमूद रशीद साहब को मैंने खुद देखा, वो चल नहीं पा रहे थे, वो बीमार थे, लेकिन वो ये कहते हैं मुझे अपने आप को मजबूत साबित करना है। एजाज चौधरी साहब, उनका जो है वो बाकायदा ऑपरेशन हुआ, किन हालात से वो गुजर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। चले, मामला हल हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। सबसे बड़ा पंगा पड़ गया है इसराइल को। इसराइली हुकाम ने एक्सियस न्यूज को बताया कि इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जेर बहस मौजूदा अमन मुआहदे के बारे में शदीद फिक्रमंद है और उन्होंने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ हमलों का एक और दौर शुरू करें। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर ट्रंप का कहना है कि कुछ लोग मुआहदा करने को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं जबकि दीगर जंग दोबारा शुरू करने के हक में है। उन्होंने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि नेतन्याहू किसी खराब मुआहदे के बारे में फिक्रमंद है। ताहम उन्होंने इसराइली वजीर आजम की हालत को कशमकश में मुब्तला करार दिया कि नेतन्याहू जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खिलाफ है, लेकिन ये उन्होंने मान लिया कि वहां पे प्रॉब्लम है जरूर। अब इसराइल का चैनल है 12, चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुआहदा इसराइल के लिए बेहतर नहीं होगा तो मैं वो मुआहदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, यहां पे ना एक बड़ा जबरदस्त तजिया आया न्यूयॉर्क टाइम्स का। उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने बताया कि ट्रंप कभी ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के साथ एक शरीक पायलट यानी को पायलट जैसा सलूक करते थे, यानी दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों ने मिलकर फैसला करना है। लेकिन अब जबकि जंग तातुल का शिकार हो चुकी है और जंग बंदी के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो इसराइल को बड़ी हद तक अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया है। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि यह जंग ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट देगी, उसके जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर देगी
और उसके मिसाइलों का खात्मा कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि यही वो 3 बड़ी चीजें थी जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी। नंबर 1, ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटकर अपने लोगों को वहां ले जाकर उनको इक्तदार में बैठा देना। नंबर 2, ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर देना। नंबर 3, ईरान के मिसाइलों का मुकम्मल खात्मा कर देना और ईरान को इतना कमजोर कर देना कि आइंदा वो कभी भी हमास को या हौसी जो वहां पे लड़ाई लड़ते हैं उनको या किसी भी ग्रुप को कभी भी वो हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट ना कर सके ईरान। तो ये जनाब एक टारगेट थे। टारगेट तो पूरे हुए नहीं। अब इसके बरक्स ट्रंप ने तनाज़े को खत्म करने की तरफ रुख मोड़ लिया है, जिससे इसराइल पसे मंजर में चला गया है और किसी भी हतमी मुआहदे पर उसका असर रसूख बहुत महदूद हो गया, यानी इसराइल को मुंह नहीं लगा रहा। इसराइली हुकाम अब यह जानने के लिए कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, इलाकाई राब्तों और इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने पर इन्हिसार कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं, क्योंकि उसका तो सारा कुछ ही दांव पे लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को तो समझ आ गई कि मैं जितना इस लड़ाई को लिंगर ऑन करूंगा, ईरान ने हार तो माननी नहीं। इस जंग को हम जीत नहीं सकते, अपने मुल्क से इतनी दूर हम पहुंचे हुए हैं, वहां पे हमारे फौजियों की लाशें मजीद आएंगी। ईरानियों को आप जितना मर्जी मारें, वो हार तो मानते नहीं है, उनका एक रिकॉर्ड है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई जितना टाइम गुजारूंगा उतना गंदा हो जाऊंगा। यहां से निकलते हैं, कहीं और से कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने तो यही रहना ना, उसका तो सारा कुछ दांव पे लगा हुआ था। अब उसकी चीखें निकल रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू के लिए इसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के साथ साथ सियासी भी हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। उन्होंने अपना इमेज इस बुनियाद पर बनाया था कि ट्रंप पर उनका बेमिसाल असर रसूख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसराइल फौजी कार्रवाइयों के लिए भी अमेरिकी मंजूरी का मोहताज हो चुका है। अच्छा, इस बीच में ना नाज़रीन एक और बड़ी मजेदार चीज हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर दी जज्बाती होकर, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका नाम लेकर उन्होंने ये पोस्ट की थी, उन्होंने ही राब्ता करके कहा कि जनाब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लिहाजा डिलीट करो। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। ट्रंप ने पोस्ट क्या किया था, जरा ये देखें। पोस्ट किया, शुक्रिया सदर उर्दगान, यानी तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद कौमों के अंदर लिखा कि सदर ट्रंप वो रहनुमा है जिसका दुनिया सदियों से इंतजार कर रही थी। वो सिर्फ ताकत की बातें नहीं करते, बल्कि वो खुद ताकत का पैकर हैं। यानी ये बातें उन्होंने तैयब उर्दगान के खाते में डाल के वो ट्वीट कर दिया। वैसे मेरे ख्याल में उनको ये बातें आसिफ मुनीर साहब के या शहबाज शरीफ के खाते में डालनी चाहिए थी। ये कभी भी मना ना करते या कभी भी प्रोटेस्ट ना करते, बल्कि वो कहते कि इससे बढ़ के हम लिख देते हैं। बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई पोस्ट कर देते तो शहबाज शरीफ उसे रीपोस्ट करके उसके ऊपर मजीद जमीन आसमान के कलाबे मिला देते, या आसिफ मुनीर साहब का जो ट्विटर अकाउंट नहीं है वो इन्हीं से करवा देते या कहीं और से करवा देते। लेकिन अगर इनका नाम वो लेते तो ये कभी भी मना ना करते। लेकिन वो तैयब उर्दगान है, उसके मूड का कोई पता नहीं होता। तो तैयब उर्दगान भी इसी तरह है। वहां पे तुर्की में अच्छी खासी उनकी जो है वो सूरत हाल, उनका काफी कंट्रोल है। और तैयब उर्दगान को अगर आप तुर्की के अंदर सही तरीके से स्टडी करें तो ये वो वाले तैयब उर्दगान नहीं है जो 2014, 15, 16 में थे। आज तैयब उर्दगान का जो कंट्रोल है वो बहुत सख्त कंट्रोल है, और उन्होंने जमहूरियत पे या अपोजिशन पे बड़ी सख्त पाबंदियां भी वहां पे कुछ लोगों पे लगाई हुई हैं। और वहां पे भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह के पाकिस्तान या इंडिया जैसे ममालिक के अंदर रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आइडियल सिचुएशन तो वहां भी नहीं है। बहरहाल फिर भी तैयब उर्दगान के मूड का कोई पता नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप को यह ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि यह ट्वीट इसलिए डिलीट करनी पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से तैयब उर्दगान का नाम लेकर कर तो दी, लेकिन फिर उन्होंने डिलीट करवा दी। नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत तनकीद हो रही है और होगी और बढ़ेगी भी। इसकी वजूहात एक तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ज्यादातर मीडिया को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। फिर डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई गैर मकबूल है। फिर मरे हुए को तो और मारते हैं लोग, जो बहुत बदनाम हो जाए, जिसकी पॉलिसीज से लोग नाराज हो जाएं, फिर उसका तो इंतजार करते हैं कोई गलती करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कोई भी टारगेट पूरा नहीं किया। मुआहिदा सामने आने की देर है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होगा, और वो आज से शुरू भी हो गया। और फौरी तौर पे एक वाकया होता है, ये व्हाइट हाउस के करीब वाशिंगटन में, डीसी में वाकया ये होता है कि जो 17 नंबर गेट है, 17वीं स्ट्रीट, उस तरफ NW और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW पर दोपहर के वक्त अचानक एक फायरिंग का वाकया होता है, और उसमें 3 गोलियां चलती हैं व्हाइट हाउस पे, और सीक्रेट सर्विस वापस गोली चलाती है
उसके नतीजे में मुलजिम जो है वो अस्पताल पहुंच के मर जाता है, एक राहगीर को गोली लगती है और किसी ऑफिसर को चोट नहीं आई। ये वाकया रिपोर्ट हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बार बार इस किस्म के वाकयात होने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत ज्यादा गिर गई है और इन वाकयात से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को उठाया जाएगा। शक करने वाले शक भी करते हैं ना, लेकिन ये दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं, तो दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। इससे पहले जो एक वाकया हुआ फायरिंग का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उठाया गया स्टेज से और हटा दिया गया, उस वाकये के बाद जो दोबारा सर्वे आया तो मेरा फोकस इस बात पे था कि ट्रंप की सूरत बेहतर होती है या नहीं होती, तो उससे तो सूरत बेहतर नहीं हुई थी। तो आज लोगों की थोड़ी सी तवज्जो बटी, लेकिन जो बड़ा टॉपिक है अमेरिका में, जो सबसे बड़ी बात है जो डिस्कस हो रही है कि इस मुआहदे के नतीजे में अमेरिका ने क्या हासिल किया और इतनी लंबी जंग में जिसमें अरबों डॉलर झोंक दिए अमेरिका ने, इसके बदले में अमेरिका को क्या मिला। अगर एटमी मामलात पे मुज़ाकरात ही करने थे, वो तो पहले भी हो रहे थे। अगर आबना हुर्मुज़ को खोलना ही मिशन का आखिरी हिस्सा है, तो वो तो पहले भी खुली हुई थी। बल्कि इसमें बेहतरी तो ईरान की हो गई कि एक तो उनकी कौम इकट्ठी हो गई, दूसरा उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ जो लोगों के जज्बात थे वो भी खत्म हो गए, उन्होंने एक जंग लड़ ली, वो लोगों में मकबूल हो गए। और तीसरा, ईरान के मुंजमद असासे जो हैं वो भी अब खुल जाएंगे। और चौथा, ईरान को उम्मीद हो गई कि पाबंदियां खत्म होने के बाद वो अपनी मईशत को खड़ा कर लेंगे। तो इसमें तो ईरान फातेह हो गया इस वक्त तक की सूरत हाल में। बहरहाल पाकिस्तान में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल रहे हैं। बात ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, आसिम मुनीर साहब ने वाकई इसमें बहुत मेहनत की है। ये अगर पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा करता और जमहूरी तरीके से आया हुआ कोई शख्स करता तो पाकिस्तान की बड़ी इज्जत होती, लेकिन एक जर्नैल का ये करना, अपने हलफ से बाहर जाकर ये सारा काम करना, ये नामुनासिब तो है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने मेहनत की है, कोशिश की है, और उसका फल ये है कि आलमी सतह पे उन्हें पजीराई मिल जाएगी। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान में कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। आपको लोग चूरन बेचेंगे, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया, लोग आपको चूरन बेचेंगे कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तब तक